बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक सीरीज़ ऑफ शोज़ की हमने चंद साल पहले कि किस तरह सादा पाकिस्तानियों को कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो फंसा कर लूट रही हैं। बड़ा शोर मचाया हमने, उसके ऊपर बहुत काम किया। कुछ उसके ऊपर हुकूमती अहदेदारान उस टाइम पे जागे भी, कुछ इदारे जागे भी, उन लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की, हमसे तफसीलात भी ली, लेकिन इवेंचुअली कोई उसका आउटपुट हमें नज़र नहीं आया। वही एप्लीकेशन और वही ऑनलाइन फ्रॉड जो है आज भी कंटिन्यू है, आज भी लोगों की ज़िंदगियां निकल रहा है। मैं आपको एक रीसेंट डेवलपमेंट बता देता हूं जो बड़ी अफसोसनाक सी स्टोरी है, रावलपिंडी में पेश आई। एक 42 ईयर्स ओल्ड 42 साल मसूद साहब थे, जिन्होंने कोई किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिनकी फ़ोटो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इन्होंने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ था और लोन वापस टाइम पे नहीं कर सके। सूद बढ़ता गया और जिनसे लोन लिया हुआ था उनकी धमकियाँ, उनकी थ्रेटनिंग कॉल से फाइनली तंग आके मसूद साहब ने ख़ुदकुशी कर ली। इससे जितना भी अफसोस किया जाए मुझे लगता है वो कम है, और इसके ऊपर ज़िम्मेदारान वो तमाम अथॉरिटीज़, वो तमाम इदारे होने चाहिए कि जिन्होंने रेगुलेट करना है इन तमाम एप्लीकेशंस को, और वो रेगुलेट नहीं कर पाए। इसमें मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं कि होता क्या है। आप कोई भी डिजिटल मीडिया की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बीट यूट्यूब, बीट फेसबुक, बीट ट्विटर, तो आपके सामने एक इश्तिहार आएगा कि जी 90 रोज़ के लिए आसान एक साथ पे कर्जा या सूद के बगैर कर्जा। आप फ़ौरन, मतलब जो पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात हैं, कोई भी होगा तो फ़ौरन उसके ऊपर क्लिक करेगा कि जी कर्जा मिल रहा है, आसान किस्तों के ऊपर कर्जा ले लो। जनाब आपने उसके लिए क्लिक किया, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, आपने फॉर्म फिल करना है, आपने नीचे जाना है, टर्म एंड कंडीशन के ऊपर ओके करना है, क्लिक अग्रीड, टक गया, और आपको इजी पैसा या जायज़ कैश या किसी भी इस किस्म के प्लेटफॉर्म से अगर आपने 50,000 का कर्जा अप्लाई किया था तो आपको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का कर्जा मिल जाएगा। उसमें कोई भी इस तरह का कोई डेटा नहीं आपसे पूछा जाता, या आपके कोई डिटेल्स नहीं पूछी जाती कि आपकी इनकम क्या है, वापस कैसे करेंगे। सिर्फ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आपको पैसे दे के रिकवर करना नहीं होता। प्रॉब्लम आपका पैसे देने के बाद आपका डेटा लेना होता है। जब आप टर्म एंड कंडीशन में ओके करते हो, जब आप अग्री करते हो, तो आप उस कंपनी को, उस एप्लीकेशन को एक्सेस दे देते हो तमाम तर डेटा जो आपके फ़ोन के अंदर है। उसमें क्या क्या होता है जी, उसमें आपकी जो फ़ोटोज़ हैं आप उनकी एक्सेस दे रहे हो उनको, आपके SMS मैसेजेस जो हैं आप उनकी एक्सेस दे रहे हो उनको, आप ईमेल की एक्सेस दे रहे हो, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस दे रहे हो, और आप उनको अपनी जो व्हाट्सएप है उसकी एक्सेस दे रहे हो। जब आपने ये तमाम चीज़ों की एक्सेस दे दी तो उन्होंने ये डेटा उठाना है, कॉपी करके अपने पास रख लेना है। आपके जहन में ये चल रहा होना है कि आपने 10-20 हज़ार रुपये का कर्जा लिया है 90 दिन के लिए। 90 दिन के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में करके वापस कर देना है। छठा दिन होगा आपको कर्ज मिले हुए, और छठे दिन आपको उस कंपनी से कॉल आ जाएगी कि जनाब आपने कर्जा लिया था, हमसे वापस कर दें। आप आगे से परेशान होकर कहेंगे कि भाईजान मैंने तो कर्ज लिया था 90 दिन के लिए। नहीं जी, आपने टर्म एंड कंडीशन ठीक से पढ़ी नहीं थी, आपको 7 दिन के बाद कर्ज वापस करना था। आज छठा दिन है, रिमाइंडर है। ऑब्वियसली जिस बंदे ने 10-20 हज़ार रुपये का कर्जा लिया है वो गरीब आदमी है, वो एक एट वंस कहाँ से 10-20-30 हज़ार रुपये का कर्ज वापस करेगा। तो उसके लिए ऑप्शन क्या दी जाएगी आपको कि जनाब इस तरह करते हैं, हम आपके कर्ज की डेट को एक्सटेंड कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए, लेकिन उसकी एक्सटेंशन मनी है। अगर आपने 10,000 रुपये कर्ज लिया हुआ है तो उसका 25% आप पे कर दें, 2,500 रुपये, वो एक्सटेंशन मनी है। कोई भी बंदा होगा जिसने 10-20 हज़ार का लोन लिया हुआ है, वो जान छुड़वाए, वो कहेगा यार 2,500 रुपये मैं आपके देता हूँ, आप एक्सटेंड कर दें। ये हफ्ता गुजरेगा, छठे दिन फिर आपको कॉल आएगी, अगले छठे दिन फिर कॉल आएगी कि जनाब आपका 10,000 रुपये का लोन था, उसके ऊपर सूद भी लग गया है, वो 12-15 हज़ार रुपये हो गया है, और अगर आप वो नहीं पे कर सकते तो एक्सटेंशन मनी दे दें। फिर आपने 2,500 रुपये एक्सटेंशन मनी दे देनी है। इवेंचुअली आप तंग आके जब महीना 2 ये एक्सटेंशन मनी देते रहेंगे तो आप तंग आके कहेंगे कि यार मैंने 10,000 का कर्जा लिया था, मैं 15-20 हज़ार रुपये तो वापस कर चुका हूँ। लेकिन वो सारे के सारे पैसे आप एक्सटेंशन मनी की मद में वापस करते रहें। तब आपको ये बताया जाएगा कि जनाब आपका कर्ज वहाँ का वहाँ खड़ा है, उसके ऊपर सूद बढ़ता जा रहा है। जो आपने 10,000 रुपये का कर्ज 2 महीने लिया था, आज वो 30,000 या 40,000 रुपये बन चुका है, और जो आप हमें पे करते रहें वो आप एक्सटेंशन मनी की मद में पे करते रहें। आप तंग आ जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, बेचने के लिए भी कुछ नहीं होगा, और आप जब कहेंगे कि जनाब मैं कर्ज वापस नहीं कर सकता और किस्तें नहीं दे सकता, तो फिर आपको धमकी आएगी कि जनाब ये देखें आपकी बेगम की फ़ोटोज़, आपकी बहन की फ़ोटोज़, आपके बच्चों की फ़ोटोज़, आपकी फैमिली की फ़ोटोज़ आपको व्हाट्सएप की जाएंगी बाकायदा। हमारे पास है जो कुछ डेटा आपके फ़ोन के अंदर था, अगर आप हमें ये नहीं देंगे पैसे तो फिर हम आपको वो सारा डेटा आपका लीक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, आपकी फैमिली को कॉल्स जाना स्टार्ट हो जाएंगी कि XYZ आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने, आपके भाई ने पैसे लिए थे, हमसे कर्ज लिया था, वो वापस नहीं कर रहा, और आपकी फैमिली को फ़ोन करके गालियाँ दी जाएंगी। उसके बाद आपकी ईमेल का डेटा सारा उनके पास था, आप जहाँ कहीं मुलाजमत करते हैं वहाँ पर ईमेल्स की जाएंगी कि जनाब ये देखिए आपकी एम्प्लॉय ने हमसे कर्जा लिया था और आपको गारंटर दिया था उसका, और अब वो कर्ज वापस नहीं कर रहा। अब तक मेरी इत्तलात है कि 20 से 25 लोग पाकिस्तान में
इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशियां कर चुके हुए हैं। लेकिन किसी एक भी सरकारी मुलाजिम ने इसको इन्वेस्टिगेट करते हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की कि देखें जी हमने कितना बड़ा स्कैम था और हमने इसको अनफोल्ड कर दिया है। ये चाइना से स्कैम स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, लेकिन चाइना ने पहले साल ही उठाकर बैन करके इनको अपने मुल्क से बाहर फेंका था, और ये जो कैंसर है ये पाकिस्तान में आकर हम लोगों को चिमड़ गया हुआ है। इसमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक हमारे सरकारी एक इदारा है, उसके कुछ मुलाजमीन हैं, वो भी पकड़े जा चुके हैं। इनको जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिन्होंने इन एप्लीकेशंस को और एप्लीकेशन चलाने वालों को इन्वेस्टिगेट करके गिरफ्तार करवाना था, बैन करवाना था, वो भाई साहब अपना खर्चा पानी लेते हुए पकड़े गए हैं और उल्टा खुद पकड़े गए हैं। और अब वो और उनके साथ कुछ जो और लोग शामिल थे इस सारे स्कैम के अंदर, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से शो करूँगा, उसमें तमाम तर डिटेल्स इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ आपके सामने लेके आऊँगा। अब वो साहब जो दुनिया से चले गए, मसूद साहब, उनकी गुफ्तगू दुनिया से जाने से पहले क्या थी ज़रा वो सुनिए। उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ, और मसूद साहब के भाई मंजूर साहब वो आज के शो में हमारे साथ होंगे। ज़रा ये गुफ्तगू सुनिएगा। के काबिल हूँ ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना मैं अच्छा हस्बैंड, और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते हैं, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ़ कर देना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना, और बाद में से मैं निकाल के फ़ोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना ना। मैं हम सो सॉरी कि ये ऑडियो मसूद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद सुन रहे हैं। आई विश कि ये ऑडियो आप तक, मुझ तक, तमाम पाकिस्तानियों तक उनकी दुनिया में होते पहुंच जाती है, और हम उनका कर्ब, हम उनकी तकलीफ़, हम उनका दुख 1% भी अगर महसूस कर सकते तो यकीनन हम उन लोगों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते कि जिनकी वजह से मसूद साहब को दुनिया से जाना पड़ा और ही वॉज फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। मसूद साहब की बेगम की वीडियो भी है, एक ये भी ज़रा सुना दें जी लोग को। उन्होंने एप्पल से 13,000 रुपये का लोन लिया। एक हफ्ते के बाद ही वो लोग मैसेज करना शुरू हो गए हमें कि आपका लोन की अमाउंट इतनी बढ़ चुकी है। वो बढ़ते बढ़ते तीन हफ्तों में उन लोगों ने 50,000 तक अमाउंट हमारी बढ़ा दी। मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने उनको कोई ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ दी, जिससे मेरे हस्बैंड दिल बर्दाश्त हो कि कल रात को उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर। अल्लाह अकबर, 13,000 रुपये का कर्ज लिया और इवेंचुअली जान से हाथ धोना पड़ा। और मुझे बज़ाहिर जो ये वीडियो या ऑडियो सुन के समझ आ रही है, मसूद साहब अनएम्प्लॉयड थे, उनको चंद महीने से नौकरी नहीं थी उनके पास, और ये तो खैर एम्प्लॉयड थे या घर अपना था। बहुत सारे मेरे बहन भाई इस तरह के हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जिन्होंने इस तरह का कर्ज़ लिया है कि जिनके पास घर में बेचने को भी अब कोई चीज़ नहीं बची कि वो बेचकर भी ये कर्ज़ और इसके ऊपर जो सूद है वो वापस कर सकें। ज़रा इस टोन को देखिएगा, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, इस टोन को देखिएगा कि जब ये कर्ज़ वापस लेते हैं तो आपको किस टोन में कॉल करते हैं या आपकी फैमिलीज़ को किस टोन में अप्रोच करते हैं। ज़रा टोन सुनिएगा, ये ऑडियो सुनिए। करनी है कि नहीं? मुझे आप थोड़ा सा दे दे, क्योंकि मैंने कल 55,000 रुपये से अरेंज किए। टाइम नहीं है कल में, मैं आपकी वजह से यकीन करें मैं जलील हुआ हूँ, ठीक है। सुबह ऑफिस में आते जिस तरह मैं जलील हुआ हूँ ना, अब मैं आपको जलील करूंगा। मुझे बता दें पेमेंट आप 12 बजे तक कर रहे हैं घंटे में या नहीं? सर मुझे 2 दिन का दे दे, क्योंकि मैंने नहीं मुश्किल से है ना, बड़ी मुश्किल से। छात्र माने तुम्हारे मुँह में बकवास की 2 दिन की जलील इंसान में बकवास करो। 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तुम्हें 2 दिन सुना रहा है। 12 बजे तक तो मुश्किल है मेरे लिए करना अरेंज। कौन कर आगे से? मैं असल में 12 बजे तक पेमेंट कर रहे हैं नहीं? 12 बजे तक मुश्किल है मेरे लिए। जैसे मर्जी कर, मेरे लिए मैंने लोन लिया, तूने लोन लिया हुआ है। मैं असल में ये कह रहा हूँ, कल मैंने बड़ी मुश्किल से वो किए। आप मेरी भी तो बात समझ। क्यों किया है? क्यों किया है? मुझसे पूछ के किया था। मैंने बकवास की नहीं थी, तो मैं लास्ट कॉल पहले ये 74,000 की पेमेंट करनी है की थी बकवास के नहीं? सर तो मैंने अपनी पूरी मजबूरी आपको बयान कर दी। बकवास की थी बकवास। ये अपनी बहन की बात सुन ले। अब ऑन कॉल में तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे जलील किस्सा कर रहा हूँ। सुनिए अब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक है शुक्र। कौन बात कर रहा है? मैडम उदार वैसे कंपनी से बात करूँ, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। मोहम्मद आसिफ, क्या लगता है आपके? और जानने वाले हैं क्या मसला? जानने वाले क्या? जानने वाले ताल्लुक क्या आपका इनके साथ? आप मुझे मसला बताए ना। जब मैंने आपको मसला ये है कि यार इस बंदे ने ना कंपनी से लिया कर्जा, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है कंपनी के साथ। तुम्हारा नंबर इसे लिखवाया ग्रंटर में। मुझे बताओ पेमेंट ये बंदे ने करनी है या मैं तुम्हें भी कॉल करके जलील करना स्टार्ट करूँ?
बात सुने मेरे दोस्त बात सुने हाँ जी ठीक बात ये है। है, मेरे साथ कॉल भी रहो तुम, ठीक है, मैं तुम्हारी भी गैलरी निकाल रहा हूँ, तुम्हारे भी कॉन्टेक्ट, तुम्हारे भी पूरे खानदान में कॉल निकाल रहा हूँ। बकवास कर रहे, पेमेंट करनी है कि नहीं को 12 बजे तक? 12 बजे तक मेरे लिए मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे तेरा अब्बा भी करेगा पेमेंट, मैंने बकवास की है, तेरा अब्बा भी पेमेंट करेगा, मैं चंडे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हारी जरूरत क्या थी, तुमने मेरे साथ मिसकमिटमेंट की है, तुम्हें गैरत नहीं, तुम्हें डर नहीं लग रहा यार? स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कल जो एक सुपरवाइजर के साथ तुम बात कर रहे हो, मैनेजर तो ऐसा कॉल पे कनेक्टेड है, तुमने उसको आपको मैंने बकवास किया कि पेमेंट चाहिए, आपने बोला कि मैं 8 बजे पेमेंट करूंगा, की क्यों नहीं है? ये बताओ, इस चीज का जवाब दो। तो मुझे ये कमिटमेंट किया था, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आपका ही नुमाइंदे तो कोई पाशा साहब करके थे। सोच समझ के मेरे साथ कॉल पे कनेक्टेड हो, तुम्हारी घर की फीमेल मेरे साथ कॉल पे कनेक्टेड है। आपने ऑडियो सुनी। इस गुफ्तगू के बाद मैं एक चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि अगर कोई भी साहब जो कॉल कर रहे थे, जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था, उनको रिकवर करने के लिए कॉल कर रहे थे, कि आपके मेरे सामने इस तरह की कोई भी बंदा गुफ्तगू करेगा तो थप्पड़ मारना या वो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। मैं एग्रेसिव इंसान नहीं हूँ, मैं एग्रेशन कभी प्रमोट नहीं करता, लेकिन जब लोगों की ज़िंदगियाँ यूँ ज़ाया हो रही होंगी तो वहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये मसूद साहब की ये खुदकुशी के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो सामने आई हैं कि यू जस्ट लिसन टू देम एंड यू गो बॉन्कर्स। बंदा पागल हो जाता है कि यार हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और ये तमाम लोग जो बीच में हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या जो कुछ भी कह लीजिए, दे आर जस्ट स्लीपिंग, सो रहे हैं, हराम खा रहे हैं, एंड दैट इज़ इट। मैं हराम खा रहा है कि जब लफ्ज़ कह रहा हूँ तो उसकी एक क्रेडिबल रीज़न है मेरे पास कि यही लोग जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था वो लोग खुद इन्वॉल्व हैं इस सारे स्कैम के अंदर। एक और ऑडियो है जिसमें फोर्स किया जा रहा है कि अगर कर्ज नहीं दे सकते तो मर जाओ, खुदकुशी कर लो, वो भी सुनाइएगा जी। मुझे बता, पेमेंट करनी है 12 बजे तक, मैं अपनी सारी हदें क्रॉस कर, मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे मेरी तरफ से मर जा, यकीन कर ले, मेरी तरफ से मर जा, ठीक है? बस ये मारनी है मुझे, खत्म कर देते हैं और क्या करते हैं, बस कर दे भाई, खत्म कर दे। अभी कॉल पे बैठो, खुदकुशी कर, कॉल पे बैठो, कर खुदकुशी। हाँ बस कर रहे हैं। आज मैंने बोला कॉल पे रह, कर खुदकुशी। लटक जाता हूँ मैं। पेमेंट लटक, अभी लटक, मर मर मर, था की आवाज आनी चाहिए, तो कह रहा हूँ तेरे जैसे जलील को मरना ही चाहिए। जाता हूँ मैं किसके सामने? आपका कुछ वीडियो कॉल पे आजा, वीडियो कॉल पे आजा, मर जा, वीडियो कॉल पे आके मर जा। 3 दिन से जलील किए हुआ तुम लोगों ने। पेमेंट करनी है कि नहीं करनी? पेमेंट मैं लाजमी करूंगा, लाजमी। कितनी देर में कर रहा है पेमेंट? थोड़ा सा कितनी देर में कर रहा है? नहीं होगा टाइम चाहिए, 2 दिन में मैं कर मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा जलील करके रख दूंगा, बहुत ज्यादा जलील चाहिए। 2 दिन में पूरे आपकी पेमेंट खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बता दे पेमेंट कर रहा है आज की डेट में क्या नहीं कर रहा। 2 दिन में आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये मेरा वादा। मैंने जो बोला है मेरी बात की समझ नहीं आ रही। करनी है पेमेंट के नहीं करनी है बता। ये दूसरी फीमेल को कॉल पे लो, करनी है पेमेंट या दूसरी फीमेल को कॉल पे लो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ के मतलब जो मर्जी कर ले, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ जो मर्जी। वीडियो कॉल पे आओ और आके खुदकुशी कर लो, मर जाओ, सामने आओ, मेरे सामने आके मर जाओ, वरना इतना जलील करूँगा तुम्हें कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। आई विश, आई प्रे कि वो तमाम लोग जो कॉल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कस्टमर सर्विसेज या कोई भी जो उन्होंने इस फ्रॉड का नाम रखा हुआ है, जो लोगों की बहन बेटियों को, बच्चों को कॉलें करके धमकाते हैं, अल्लाह पाक करे कि वो तमाम के तमाम लोग इसी तरह जलील हों। रीज़न ये है कि मैं कभी बददुआ देने के या कभी भी नेगेटिव बात प्रमोट करने के हक़ में नहीं होता, लेकिन लोगों की जानें गई हैं और ये बेशरम लोग बैठकर एक फ्रॉड का हिस्सा बनकर लोगों को धमकाते हैं। और इस खबीस इंसान की टोन देखिए, इसकी ज़ुबान देखिए कि ये किस तरह लोगों को धमकियाँ दे रहा है, एंड इवेंचुअली कितने कॉन्फिडेंटली वो एक चिल होकर बैठा हुआ है कि जी फ़ाइन, मुझे मेरे तक कैसे कोई पहुँच सकता है। अल्लाह करे कि हमारे इदारे, अल्लाह करे कि वो तमाम लोग जिनकी ज़िम्मेदारी है इस फ्रॉड को रोकना, वो जागें और कोई एक हाथ इनके गिरेबान तक भी जाए कि नहीं बेटा, मुल्क में कोई कानून है, वैसे तो नहीं है लेकिन चलें, अल्लाह करे कि कोई इस तरह का जाग गया जो कानून की हुक्मरानी के लिए भी बात करे। वरना तो यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बचाने और ये चूचू का मुरम्बा बनाने में लोगों की जानें जाती हैं तो जाती जाए। पता नहीं कितने लोग हैं जो गुर्बत से तंग आकर रोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मसूद साहब की फैमिली से भी आपकी बात करवाएंगे और मेरे साथ कुछ और विक्टम्स हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं, जो इसी लोन्स का, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का विक्टम खुद बने, उनकी स्टोरीज़ के हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो गुफ्तगू आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुनी है, इसमें एक साहब जो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि पैसे नहीं दे सकते, खुदकुशी कर लो। वो एक एप्लीकेशन का नाम बोलते हैं कि तुमने फ़लाँ जगह से पैसे लिए, तो उस एप्लीकेशन का नाम है उधार पैसे। माहम इस शो के साथ उधार पैसे का लोगो भी लगाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये एप्लीकेशन है कौन सी। और ये SECP से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जहाँ सैकड़ों एप्लीकेशन हैं कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनकी अप्रूवल ही कोई नहीं है, मंजूरी नहीं ली गई। ये कर्ज देने के लिए, पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए SECP ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ने इस एप्लीकेशन को, उधार पैसे को इजाज़त दे रखी है। मतलब कि इनको कानूनी सर्टिफिकेशन दे रखी है कि आप लोग पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते हो, आप लोग पाकिस्तान में लोगों को पैसे दे सकते हो। अगर कानूनी एप्लीकेशन या कानूनी बिजनेस जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दे रखी है, उसके नुमाइंदे की टोन ये है कि वो लोगों को कह रहा है कि तुम मेरे पैसे वापस नहीं अगर करते मेरे बिजनेस के, तो तुम खुदकुशी कर लो। तो इमेजिन वो एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो टोटली फेक हैं, जो टोटली फ्रॉड हैं, वो क्या करती होंगी लोगों के साथ, उसमें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़, मसूद साहब जो दुनिया से चले गए, इसी स्कैम का विक्टिम बने, उन्होंने खुदकुशी की। उनके भाई मंजूर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मंजूर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मंजूर भाई, पहले तो जितना भी अफसोस किया जाए कम है। आई डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इस जो आपके साथ हादसा पेश आया उसका मुजरिम मैं भी हूँ, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ साथ हम तमाम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम गलत को गलत कहने की जरूरत ही नहीं रखते। आई एम वेरी सॉरी जो आपका नुकसान हुआ, अल्लाह पाक आपके भाई को गरीक रहमत करे और आपको सब्र दे। भाई मुझे ये बताइएगा कि मसूद साहब के दुनिया से जाने से पहले क्या आप लोग के नॉलेज में था कि उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है कोई? नहीं, हमारे इल्म में ही नहीं था। अगर हमारे इल्म में होता तो हम इसके चुंगल से जान छुड़ा लेते इसकी। मैं ये पता था, ये जो पहले वो जॉब वर्क कर रहा था ना यहाँ पे शूज की जी शॉप पे, और जी। तो वहाँ से जॉब छूटी है 2-3 माह, ये जो है ना जॉबलेस हुआ कि नौकरी कोई नहीं थी। तो घर रेंट का घर था इसका, तो इसने बस वो घर का रेंट वाला वो चीजें देने थी, कुछ हम भी साथ साथ सपोर्ट करते थे भाई था। तो बस उसने बगैर बताए हमें, हमारी इंफॉर्मेशन के बगैर, क्योंकि वो लिखा आ जाता है ना, आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो लिखा था आसान लोन। हाँ तो एकदम बंदा वो पूछता है हाँ जी आपको ID कार्ड के ऊपर सिर्फ ID कार्ड के आप देंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। दैट्स ट्रू। वो ब्लैकमेल करते हैं, वो फंसाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो एक ऐप डाउनलोड करो तो लाइन लग जाती है सब ऐप की। ऐसे ही है। तो बस वो उनके जुंगल में फंस गए। उन्होंने पहले 13,000 रुपये का लोन लिया है। 13,000 का लोन वो लेते लेते फंसते फंसते 50,000 लाख, फिर इस तरह 6 लाख रुपए दे चुका है वो। अभी तक वो जो उनके वो 13,000 है वो खत्म नहीं हुए। पता नहीं कितनी बड़ी रकम थी। ये चंद दिन पहले, ये 6 तारीख को इसके हमारे पास स्लिपें पूरी रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई ने 53,000 रुपये का अपना बाइक बेच के इनको दिया, कर्ज दिया है। फिर भी इनका कर्ज नहीं उतरा। फिर वो बांजी मेरी ने 2 लाख रुपया इसको उधारा दिया है। उसने आगे कहा बांजी मैं इस टाइम मैं मजबूर हूँ, फंसा हूँ। तो बांजी ने कहा मामू परेशानी हो मैं कर देती हूँ। फिर बांजी ने 2 लाख रुपया करके किसी की कमेटी के पैसे उठा के इसको दे दिए कि मामू आप अपना मसले को हल करें, पैसे आ जाएंगे। तो वो देने के बावजूद आप देखें कि वो कर्ज नहीं उतरा। उसका रीजन ये थी कि वो उन बेशर्मों के जरा नाम बताइए, उन एप्लीकेशंस के नाम बताइए जहां से कर्ज लिया हुआ था मसूद सबसे साहब। पहले बरवक्त है, भरोसा ऐप है, इजी लोन है, और 2-3 मुख्तलिफ इस तरह के नाम हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो उन्हें मतलब वक्तन वो कॉल कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। अभी हमारे पास वो 2 से 3 घंटे पहले FIA के डायरेक्टर साहब आए थे, उनकी मौजूदगी अदम मौजूदगी में कॉल आई है और उन्होंने अभी खुद कॉल सुनी है। आपने FIA के डायरेक्टर साहब को बताया है कि आपका अपना एक असिस्टेंट डायरेक्टर इस केस को, इस स्कैम को इन्वेस्टिगेट करते हुए खुद पकड़ा गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू करते हुए नाजरीन को भी बता रहा हूँ कि FIA का एक डायरेक्टर जो इस स्कैम को, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और इन्वेस्टिगेट करते करते जब वो डायरेक्टली थ्रू हुआ उस एप्लीकेशन के साथ या जिनका बिजनेस था, तो उन भाई साहब ने अपने खैंचे लगाना स्टार्ट कर दिए। आपकी जानों की परवाह छोड़े बगैर उनने डायरेक्टली आगे से पैसे पकड़ना स्टार्ट कर दिए और अलाउ कर दिया कि आप बिजनेस करते रहें। वो स्टोरी भी एक आधे दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह सामने लेके आऊँगा, वो तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने कि वो साहब कौन है जो FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, सरकारी मुलाजिम होते हुए वो भाई साहब खैंचे मारते मारते इवेंचुअली खुद गिरफ्तार हो गए। मैं जी अच्छा, नहीं खैर हमारे नॉलेज में तो ये बात तो खैर नहीं थी ना, ये आप ही नहीं बताई है। दूसरी ये है कि उन्होंने इंशाल्लाह यकीन दहानी भी कराई है डायरेक्टर साहब ने कि इंशाल्लाह उनको इन्हें कैफे किरदार तक लेके आएंगे। उन्होंने बड़ी यकीन दहानी कराई है। और दूसरी ये है कि ये जो ऐप जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे ना,
तो ये हर बंदा चुंगल में फंसता ही ऐसे जाएगा। ही है, ऐसे ही है। चलें, मंजूर भी, अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। आपकी भाभी मेरी तरफ से उनसे भी ताज़ियत कीजिएगा, जितना भी इस पर अफसोस किया जाए कम है। नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियोज़ में काशिफ अली साहब मौजूद हैं, ये भी विक्टिम हैं इसी सारे स्कैम का। उनके साथ इमरान चौधरी साहब हैं, मेरे शोज़ में आप पहले भी उनको अक्सर देखते रहे हैं कि ये जो शो इस इशू को टेकअप किया था ना, जो पब्लिक तक लेके आए थे, सबसे पहले शख्स वो इमरान चौधरी थे। ये खुद भी विक्टिम बने थे। विक्टिम बनने के बाद उन्होंने इस पर बहुत शोर मचाया और मुझे भी सबसे पहले इमरान चौधरी साहब ने अप्रोच किया था कि इस स्टोरी पे काम करें, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। अकील नोमी साहब हैं, समाजी कारकुन है, इस स्टोरी के ऊपर या इस स्कैम के ऊपर अक्सर वक्तन फ़वक्तन आप इनको डिजिटल मीडिया पर देखते रहते हैं, काफ़ी खिदमात हैं इनकी। काशिफ अली साहब, जल्दी जल्दी बताइए आपके साथ क्या हुआ, क्या हो चुका है आपके साथ? सर 2021 के एंड पे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ओके। मैंने ये ऑनलाइन ऐप के बारे में सुना हुआ था। ओके। मैंने एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, कोई इंस्टेंट लोन बैंक ऐप नाम था वो ऐप का। ओके। तो 1 लाख रुपए के लिए मैंने अप्लाई किया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी उनकी वो फिल किया, मतलब आईडी कार्ड के जो भी प्रोसीजर था वो पूरा करके क्रेडिट अकाउंट उन्हें दे दिया। रात को तकरीबन 7-8 बजे मेरे अपना अकाउंट में 19,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ। लाख मांगा, 19,000 रुपया आया। तो मैंने उसकी डिटेल्स वगैरह चेक की, फिर मैंने वो ऐप खोली तो ऐप के ऊपर आ रहा था कि 19,000 रुपया मतलब के, और 36,000 समथिंग लिखा था रीपेमेंट डेट, मतलब 7 दिनों के बाद का टाइम था। डबल सीधा। हाँ जी। अच्छा, मैंने वो समझा कि रीपेमेंट डेट इन्होंने ना इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपया मुझे मतलब के देना है। हाँ। मुझे ये नहीं था पता कि मैंने हफ्ते बाद ये पैसे इन्हें वापस करने हैं। ओके। दिन गुजरते कि मुझे 6ठे दिन इनकी कॉल आई है। उन्होंने कहा जी कल गैर मुल्की नंबर से मुझे कॉल आई है। ओके। उन्होंने कहा जी कल आपका रीपेमेंट डेट है, हमने आपको रिमाइंड करवाना था। मैं कहा जी मुझे याद है, मैंने देखा हुआ है। अगले दिन 11 बजे मुझे कॉल आई है। उन्होंने कहा जी 1 बजे तक आप जो है ना 36,000 रुपये जमा करवाएं। ओके, डबल। और मैंने उनसे कहा, मैंने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया था, मुझे 19,000 रुपया आया, तो मैं आपको हफ्ते बाद यानी कि 36,000 रुपये मैं किस तरह मैं वापस कर दूँ। उन्होंने कहा जी पहला जो लोन है वो इसी तरह मिलता है। मैंने वापस करेंगे तो फिर उसके बाद हाँ लाख देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा कि इस तरह नहीं है, मेरे अकाउंट में 19,000 रुपया, मैं आपको वही वापस कर देता हूँ, मैंने लोन नहीं लेना। उनके साथ सर बहस मुबासा मेरा चलता रहा। उन्होंने कहा कि अपना इन दी एंड उन्होंने मुझे डराया धमकाया किसी तरह, मतलब कि मेरे एक मामू को कॉल की। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मेरा ये कॉन्टैक्ट इनके पास किस तरह चला गया, हालांकि मैंने उन्हें कोई नहीं था दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास हैं। उन्होंने ना मेरी गैलरी की कुछ पिक्स मुझे भेजी फैमिली की। ओके। उन्होंने कहा ये भी मेरे पास हैं, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा डाटा हमारे पास है, तुम किस तरह पैसे वापस नहीं करोगे, 1 बजे तक तुमने ये 36,000 रुपये वापस करना है। मैं सर परेशान हो गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे तो आगे पैसों की ज़रूरत थी, मैं आपको 36,000 रुपया मैं किस तरह दूँ, जो आपका 19,000 आया मैं आपको वो वापस भेज देता हूँ। उनसे खैर सेटलमेंट हुई। उन्होंने कहा अच्छा आप 23,000 रुपया ना इस अकाउंट में आप भेज दें। उन्होंने जो अकाउंट दिया, मैंने उनके अकाउंट में 23,000 रुपया जमा करवा दिया। शाम को 4 बजे मुझे एक मैडम की कॉल आई, उनकी जो एजेंट थी जो भी, उसने कहा कि आज आपका मतलब कि पेमेंट का दिन है, अभी तक आपने 36,000 रुपया जमा नहीं करवाया। मैंने कहा कि मैं जमा करवा चुका हूँ, आपके नुमाइंदों से मेरी बात हुई है, उनसे ये सेटलमेंट हुई है, ये स्क्रीनशॉट हैं पेमेंट के, ये चीज़ें हैं। तो उसने कहा मुझे सेंड करो। मैंने उन्हें वो सेंड किया। उसने वो स्क्रीनशॉट वगैरह दे के कहा कि ये आपके साथ स्कैम हुआ है, ये हमारे नुमाइंदे नहीं थे। ओके। ये 36,000 रुपया आपने, ये 5 बजे तक हमारा ऑफिस टाइम है, 36,000 ये 200 रुपया आपने 5 बजे से पहले जमा करवाना है। ओके। और गौर से आप बात सुन लो, ये आपने जमा करवाना है। इसमें किसी की मतलब? हाँ जी, मतलब उसे मैंने बताया ना मैंने 23,000 रुपया मैडम जमा करवाया, तो मुझे उस चीज़ की संगीनी का नहीं था पता कि आगे चल के मेरे साथ क्या होना है। ओके। मैं जो भी उन्होंने मतलब कि मेरे मामू को कॉल की तो मैं उससे थोड़ा परेशान था। फिर मैंने मैडम से कहा मैडम मैं इतने नहीं दे सकता। उसने कहा कि आप 4:45 बजे तक आप मुझे बता देना, अगर आपसे पेमेंट रेंज नहीं हो रही मुझे 4:45 बजे बता देना। 5 बजे ऑटो डायल लग जाता, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं ना, ये 750 कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे सामने, इस पे ऑटो डायल लग जाएगा और तमाम आपके रिलेटिव जो भी नंबर हैं सबको कॉल चले जाएगी कि आपने लोन लिया है और वाइड नोट्स जाएंगे। उसके बाद जो जो इन्होंने करना है, मैं आपको सिर्फ वार्न कर रही हूँ कि ये बड़े गलत किस्म के लोग, बैड कॉप की एक आपकी हमदर्द बन के आपको ये बता रही है बीच में। मैंने सर जी 4:45 बजे तक मेरे से 20-22 हज़ार रुपया मैनेज हुआ। मुझे पता मैंने किस तरह किया। मैंने उससे रिंग बैक की, उसे मैंने सूरत हाल बताई। मैंने कहा मैडम इस तरह मेरे पास 20,000 रुपया हुआ, आगे मैं 23,000 रुपया दे चुका हूँ, ये 20,000 रुपये मुझे आपको ये वैलिड मतलब सिक्योर अकाउंट दे, मैं उसमें ये जमा करवा दूँ।
मैंने कहा मेरी जान छोड़ देंगे, मैं ये जमा करवा। उसने कहा कि 36,000 का 35,000 भी कहोगे ना तो वो भी नहीं, आपने 36,200 रुपया 5 बजे तक जमा करवाना है, उसके बाद मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अनबिलीवेबल। उसने, मैंने बताया कि और पॉसिबल नहीं है। उसने कहा ये मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, इसको डाउनलोड करो, इससे लोन लेके तो इनको फारिग करो, उसके बाद आपके पास 7 दिन का टाइम होगा, उसमें खुद ही बताया अगला हाँ जी तरीका। वो लिंक सर मैंने डाउनलोड किया, उससे जो मुझे लोन आया वो मैंने 36,000 पूरा करके उनके अकाउंट पे वो लिंक था उस पर मैंने पेमेंट कर दी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, हफ्ते का टाइम है, जितना मैं डर गया था ना, मैंने कहा हफ्ते बाद मैं फिर ये मैनेज कर लूँगा। अब सर जी वक्त गुजरता गया, मैं उस दलदल में ना ऐसा फंसा हूँ कि मैं करते कराते मैंने 9 ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, वो जिस तरह वो मुझे थ्रेट कर रहे थे, मेरी तस्वीरों को मतलब कि एडिट करके साथ न्यूड, वो एक फोटो मेरे पास आई है, अगर कहें तो मैं वो ब्लर करके टीवी पे चला सकता हूँ अगर हाँ इजाज़त जी, दें हाँ तो। जी। मैं वो जी ये ज़रा अब तमाशा देखिएगा कि इन भाई की एक फ़ोटो हमारे पास आई है जो पता चल रहा है, अंधे को भी पता चल रहा है कि एडिट की गई है, इनकी रियल फ़ोटो नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, वो गलीज़ फ़ोटो है, वो पता नहीं किसी गलीज सी वेबसाइट से उठा के साथ इनका मुंह ऊपर लगा के वो फ़ोटो बना दी गई है। मैं कोशिश करूँगा कि इस सेक्शन के अंदर मैं काशिफ साहब की वो फ़ोटो जो है आपको दिखा सकूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस हद तक नीच हरकत करते हैं, किस हद तक ये लोग गिरते हैं। अच्छा, मैं सर जी बड़ी मतलब एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा था। ये मैंने गलती करने के बाद मतलब कि इधर भूले रुके रह रहा हूँ, तुम मेरा ऑनर वादा करो कि आपने इन बेशर्मों को 1 रुपया और नहीं देना। मैं तो ये कुछ नहीं कर सकते आपका। बार बार इमरान भाई मैं चीख चीख के मर गया हूँ। ये आपकी जो फोटो, मुझे पता है कि जब मेरे पास आपकी फोटो आई तो मैंने देखा कि तो जाली है, तो यार लोग अंधे हैं क्या? लोगों को नहीं पता कि फेक फोटो बना रहे हैं आप। इन्होंने वीडियोस भी बनाई इस तरह की, मुझे भेजी, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे सारे ये बनवाएंगे ना आइंदा, आपने कोई अच्छा एडिटर ढूंढ रहे हैं जिस शहर के आप हो, आपने 500 रुपया देना है इनके सारे घर वालों की, वो बेशर्मों की वो वीडियोस आप भी बनवा लेना। अच्छा, बेगैरतों की। दूसरा, मेरे बॉस के नंबर से नंबर सेव था, वो बॉस की इन्होंने प्रोफाइल पिक वहाँ से व्हाट्सएप से उतारी, उसको एडिट करके मुझे भेजा। वो कहता है ये सारों को मैं भेजूंगा तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स नंबर पे, तुम्हारे बॉस की तस्वीरें हैं, ये पैसे अगर तुमने किसी थर्ड पर्सन को बताया तो आप जिम्मेदार हैं, ठीक है, जो भी होगा उसके तुम जिम्मेदार हो। एंड में ये बताइए कि आपने कितने पैसे दिए बेशर्मों? मैंने सर जी 18.5 लाख। 18.5 रुपया वापस किया। हाँ जी। लिया कितना था? मैंने 19,000 रुपया मुझे आया था, मैं कुछ भी 19,000 नहीं लिया। के चक्कर में लिया कुछ 18 भी नहीं। लाख रुपया। उसके बाद मैं जो कुछ लेता रहा हूँ वो इन्हीं को देता रहा हूँ। मेरे वाले साहब ने मजदूरी करके एक प्लाट बनाया था, कुछ कमेटियाँ डाली थी वो मकान बनाने के लिए कि उसको थोड़ा थोड़ा करके बनाते, वो प्लाट भी सर जी सेल कर दिया। वो जो कमेटियाँ थी वो भी सारी इधर चले गई, मेरी तनख्वाह आती थी वो भी इधर चले जाती थी, मेरे बच्चे दूध के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं इतना मतलब मैंने इनकी वीडियो देखी, इमरान चौधरी साहब की, ये नोमी साहब की, मैंने वीडियो देखी, मैं फिर मुझे थोड़ा मेरी जान में जान नहीं, मैं खुदकुशी करने लगा था, मैं पुल के ऊपर खड़ा था। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं दरिया के पुल के ऊपर 19,000 रुपए लेने के बाद 18 लाख रुपए वापस करके जान नहीं छूटी अभी। साहबान सामने बैठे हुए आपके, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? और मुझे समझ नहीं आती कि हमारा वजीर आज़म, ये तमाम पॉलिटिशियन, तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम वो लोग जिन्होंने इतने बड़े अरबों खरबों रुपए का स्कैम नहीं है, ये अरबों खरबों डॉलर का स्कैम है। ये कैसे पैसा यहाँ पाकिस्तान से शिफ्ट आउट होता है, कैसे दूसरे ममालिक में जाता है, वो एक अलग से कहानी है। लेकिन किसी बंदे के पास इतना वक्त हो, कोई आम पाकिस्तानियों की चीखों पुकार सुने तो इसके ऊपर काम करे तो पता चले ना कि हो क्या रहा है। हर घर में जिसमें ये एक लोन घुस गया है, 5-10 हज़ार रुपए की किस्त चली गई है, वहां पर खुदकुशियां हुई हैं भाई, वहां पर लोगों के घर उजड़े हैं, वहां पर तलाकें हुई हैं, वहां पर घरों का सामान बिका है, वहां पर जो घरों के मालिक थे उनके घर बिक गए हैं, लेकिन जागने वाला कोई बंदा नहीं। एक आधा बेशरम जागा कि हम इस इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो इन्वेस्टिगेट करते करते इस सारे स्कैम का, इस फ्रॉड का हिस्सा बन के, हिस्सादार बन गया बीच में से कि मुझे तुमने महीने के महीने इतने पैसे देते रहना है और तुम लोग बाकी 50 मिलियन रुपया भाई साहब बीच में से लिया गया। उस स्टोरी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो स्टोरी भी आपके सामने लेके आएंगे कि एफआईए का एक असिस्टेंट डायरेक्टर, तमाम तरह डिटेल वो भी रखूंगा। हाँ, पकड़ा जरूर गया, निकल आएगा बाहर, फिर नाल के फिर बेशर्मी कर रहा होगा, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पाकिस्तान का कानून है और ये पाकिस्तान का गंदा निज़ाम है जिसमें हम रह रहे हैं। इमरान भाई 2-3 साल तो हमें इस पर शोर मचाते हो गए, फिर रुकने की बजाय तो सिलसिला बढ़ता जा रहा। उसकी जो मेन रीज़न है ना, वो हमारे अदारे जो ना
सच पूछे मेरे दिल के अंदर से बद्दुआएं निकलती हैं इनके लिए। निकलनी चाहिए, बिल्कुल निकलनी चाहिए। और ये भंग पी के सोए हुए हैं, और भंग उनको पैसे कहाँ से आते हैं? भंग के उन लोन एप्लीकेशनों से। अब तो सबूत भी आ रहे हैं अब तो सबूत भी आ गए हैं। तो सबूत भी सामने। तो अब मामला ये है कि दिसंबर में थोड़ा सा जनाब इन्होंने हमें हौसला दिया अदारों ने, मैं नाम भी लूँगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर को एक उनकी वेबसाइट उनके ट्विटर के ऊपर एक उन्होंने एक ट्वीट की कि भाई आप ऐसा करें कि जितने भी पाकिस्तान में लोन एप्लीकेशन विक्टिम हैं वो हमें हमारे साथ कांटेक्ट करें और तमाम डेटा हमारे साथ एक साहब ने तो मेरे थ्रू भी आपसे कांटेक्ट किया, जिनको आपने डिटेल्स दी भी। जी 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 सीसीपी से, वो के कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान से, कंपटीशन कमीशन उनको भी आपने बहुत सारी डिटेल्स एट दैट टाइम दी। जी जी। अब मज़े की बात ये है कि हमने जनाब उन्होंने जो ईमेल आईडी दी, तो मैंने अपने मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास गरीब सा आदमी हूँ, मैं भी विक्टिम बन गया और लाखों रुपये इनको दिया, अपने घर बार तबाह कर लिया। लेकिन जब मैं तबाह होने के बाद फिर मैंने स्टैंड लिया, तो मैंने जब इस गेम के अंदर मैं चेकिंग की और मैंने पाकिस्तान के तमाम विक्टिम्स जो जितने भी थे पूरे पाकिस्तान के, उनको इकट्ठा किया, पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और वहाँ पे जो विक्टिम्स थे वो उनका डेटा कलेक्ट किया मैंने, ताकि मुझे पता लग सके कि इस वक्त पाकिस्तान में ये काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो अब सब चीज़ें मेरे सामने आई, वो तमाम लोगों के साथ जो डेटा था वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि ये आप तमाम डेटा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप ईमेल पर सेंड करते हैं ताकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि भाई ये ट्रांजैक्शन किन किन अकाउंटों में हो रही है और इनके अकाउंट नंबर क्या है और किन अकाउंटों के नाम से ये यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं। अब मज़े की बात ये है कि मार्च के महीने में जाकर सिंपली जनाब उन्होंने जो उसका निचोड़ निकाला कि जनाब सिर्फ एक वार्निंग मैसेज दे दिया आवाम को, वार्निंग जारी कर दी कि जनाब आप इस स्कैम से बचे। तो जो इतना डेटा मतलब ये हुआ, रुके इसको जरा आसान जुबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको थ्रेट आता है कि आपके मोहल्ले में कोई चोर डाकू आ गया, कोई कातिल आ गया, तो पुलिस ने आपको वार्न कर दिया कि आपके मोहल्ले के अंदर कातिल है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, लिहाजा आपने घरों से बाहर नहीं आना। इसका मतलब तो ये हुआ आपने घरों के अंदर रहना, क्योंकि पुलिस नहीं पकड़ सकती डाकू को, पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकती। अगर आप निकलेंगे तो आपको गोली मार दें क्योंकि हम पकड़ नहीं सकते, लिहाजा आप घरों में रहिएगा। इसका मतलब ये था। अच्छा, दूसरी मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की खुद अपनी तरफ से, अब हमने हज़ारों के हिसाब से जो हमारे विक्टिम्स थे हमने तमाम का डेटा और तमाम की एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम में भी जमा करवाई। आप बेशक आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो डायरी नंबर लिखे हुए हैं, आपका तो फाइलें बनी पड़ी हैं कि हमने XYZ का हमने जनाब एप्लीकेशन सबमिट करवाई। उन्होंने जस्ट ये लिख दिया कि जी हम आपको 7 दिन के बाद कांटेक्ट करेंगे और जनाब फिर आपको फर्दर 3 साल से तो मुझे हो गया 3 साल से जो डेटा इनके पास चला गया है। सोचने वाली बात यह है जो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। नहीं फेंका, क्या हो गया आपको? रद्दी की टोकरी में फेंका होता तो FIA वाले पैसे कमा रहे होते इससे। अच्छा। वो डेटा आपका मेरा ही तो इस्तेमाल हो रहा था, वही डेटा तो इस्तेमाल हुआ है उल्टा पैसे कमाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी कि मरने के बाद ही मीडिया क्यों जागता है, किसी के मरने पे क्यों जागता है? जिंदा इंसानों की कोई वक़्त नहीं है। सोचने वाली बात ये है, बहुत बड़ा सवाल है कि जिंदा इंसान पीट के थक जाए, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं। ये बड़ा इमरान चौधरी साहब का बड़ा लेजिट सवाल है कि क्या मरने के बाद ही मीडिया जागता है? आज हमने भी देखा, कल जब इन्होंने मुझे दोबारा इन्फॉर्मेशन सारी भेजी तो नेशनल मीडिया सारा जागा हुआ है जी, फलाना मर गया, फलाना मर गया। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, विद ड्यू अपॉलॉजीज, प्लीज अलाउ मी टू से दैट कि इमरान चौधरी साहब को मैंने खुद कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए थे बहुत बड़े बड़े एंकर्स के कि भाईजान फलाने के पास भी जाएं, फलाने के पास भी जाएं, जाके शोर मचाएं, लेकिन किसी बंदे ने शोर नहीं मचाया था। सिर्फ लाहौर रंग था, हम लोग इसके ऊपर शुरू से शोर मचाते आ रहे थे, वरना कोई बंदा सुनता भी नहीं है। अब जब मर गए मसूद साहब, और मसूद साहब जैसे कई लोग दुनिया से चले गए खुदकुशियाँ करके, तो अब सारे खबरें बेचने के लिए, रेटिंग के लिए आज वो खबरें चला रहे हैं। कोई बंदा आज भी ये बात नहीं कर रहा कि भाई रोको इनको, पकड़ो इनको, वो भी बंदा बात नहीं कर रहा। छोटी सी ब्रेक के बाद आने के बाद अकील नोमी साहब से बात करेंगे, इनके पास भी इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज होती हैं, कॉज बड़ी देर का इस पर काम कर रहे हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो। और मैं इस शो में अकील साहब से बात करना चाहूँगा कि इनके पास काफ़ी काम किया उन्होंने सालों के हमारे साथ। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अकील साहब जो हैं वो बड़ा फ्रंट फुट पे इस लानत के खिलाफ फाइट करते आए हैं। अकील साहब, इतना फाइट बैक करने के बाद उम्मीद तो ये थी हम सबको कि यार कुछ कमी आएगी, हुकूमत जागेगी, कोई इदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, एप्लीकेशन बैन होंगी। ये तो खुदकुशियाँ मजीद बढ़ गई हैं। साकिब भाई, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था तकरीबन अभी जो लीगल हैं जिनको लाइसेंस मिला वो 2 एप्लीकेशन है। अब वो 4-5 हो गई, बर वक्त थी और इजी पैसा थी। अब जब हम SACP की वेबसाइट पे देखते हैं तकरीबन 5 से 6 एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर्ड है, साथ में NBFC का लाइसेंस भी उनको मिल चुका है। जो कल एक वाकया पेश आया, मसूद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ये बेसिकली सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। मर्डर है, बिल्कुल मर्डर है। और आप बिल्कुल मर्डर भाई की बातों में ये सुना है कि 2 ऐसी एप्लीकेशन है कि जो कि रजिस्टर्ड भी हैं। एक तो उधार पैसे, एक उधार पैसे का नाम, उधार पैसा, बरवक्त लोन और इजी लोन। मैंने आपको बताया था कि इजी लोन जो है ये बेसिकली पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है। इसके जो CEO हैं वो है हबीबुर रहमान, माइक्रो सरमाया फाइनेंस बैंक के जो CEO हैं। अगर इनके इदारे से इनको थ्रेट करने के बाद इस मौजू पे या इस स्टेज पे लाया गया कि ये सुसाइड करे, मेरे ख्याल से डायरेक्टली FIR इदारे के खिलाफ वो इन इदारों को बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल ये जो CEO हैं हबीबुर रहमान, जो ये सारे मकरूह धंधे का मास्टरमाइंड है, प्लानर है, इनके खिलाफ 302 की FIR होनी चाहिए। बिल्कुल 100% और देखते हैं कब होती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्दी। हबीबुर रहमान साहब का डेटा, ये फोटो की पड़ी हुई है तो हमें वो भी दीजिए, हम चलाएंगे। जी मैं बिल्कुल दूंगा आपको। और दूसरे नंबर पे एक छोटी सी मैं बात आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूँ। लोग जो है डर बहुत हैं, डरते बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या हमारे घर पे आ जाएंगे। ये सिर्फ डर का कारोबार करते हैं। जब डर लोगों के दिलों से निकल जाता है कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हमारे पास काशिफ साहब की फोटो आपने देखी है? जी बिल्कुल देखिए। फर्स्ट टाइम जब आए थे इतना डरे हुए थे कि जारों के तार रो रहे थे, फिर इनको मैंने बिठाया, एक उनको अच्छे तरीके से मोटिवेट किया, वीडियो एक की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काबिल है कि लोन माफिया का खुद मुकाबला कर सकते हैं। सामने बैठ के खुद मुकाबला कर रहे हैं ना टीवी स्क्रीन पे। सबसे पहले कि लोगों को चाहिए कि अपने दिलों से डर निकाले और वैसे भी सूझ ऐसी लानत से दूर रहें। गलती कोताही हो गई यार, गरीब लोग हैं, पाकिस्तान कौन सा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, गलती कोताही हो गई। गलती कोताही का मतलब ये नहीं है कि अगले बंदे को मौत के मुंह में धकेल दो। सर मीठा जाल है, इस तरह से ये अपने ऐड में दिखाते हैं। बल्कि इसमें आप सब लोग मिलके ना एक चीज लोगों को एक और चीज समझाएं। जो बंदा एक बार विक्टिम बन गया उसके बाद दोबारा इन एप्लीकेशन से लोन वापस जरूर लो, लेकिन लेने के बाद वापस नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह इनका इलाज ये है कि ये आपके घर उजाड़ रहे हैं, जिंदगियां उजाड़ रहे हैं। एक दफा जब आप विक्टिम बन गए इनका, तो किसी भी तरीके से, क्योंकि आपसे कोई भी लीगल तरीका नहीं है इनके पास आपके से वापस लेने का, क्योंकि बिजनेस ही लीगल नहीं है, एप्लीकेशन ही लीगल नहीं है, सबका सब स्कैम है। तो जब आप स्कैम का विक्टिम बन गए हैं तो ये स्कैमर्स जो हैं ये आपका विक्टिम क्यों नहीं बन सकते? आप इनका 2-4-10 हज़ार रुपया, जो ये अरबों रुपया आपसे कमाते हैं, आप इनका 2-4-10 हज़ार रुपया क्यों लेके नहीं खा सकते? खाना चाहिए। मैं तो उसको प्रमोट करूंगा बल्कि कि जो बंदा आपकी जिंदगियां उजाड़ रहा है, जो आपके घरों को उजाड़ रहा है, जिनकी वजह से खुदकुशियां हो रही हैं, लोग डेथ बेड्स पे पड़े हुए, कईयों ने वेन्स काट लिए हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। और हमारी हुकूमत से तो मतलब छोड़ दीजिए, हुकूमत और इदारों की तो बात ही मत कीजिए। अगली स्टोरी जब इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं सारे मिलके, जब वो स्टोरी आपके सामने आएगी आपके कानों को हाथ लग जाएंगे यार, कि जिन लोगों ने पकड़ना होता है इनको, जिन लोगों ने इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना होता है, वही लोग तमाम लोग हैं जो दिहाड़ियां लगा रहे होते हैं बीच में से आके। जो आपने कभी सोचा होगा, अक्सर सवाल मेरे जहन में भी आता था कि किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 10,000, 20,000, 50,000 है जो दर्जा चारम का है, किसी 16वें 17वें 18वें ग्रेड के अफसर की तनख्वाह लाख रुपए, 80,000, 1.25 लाख रुपए, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। समझ नहीं आती नहीं कितों ले लेंगे यार 5-5 करोड़ की गाड़ियां। हुण समझ आती है पायन कि वो इस मुल्क में ईजी पैसा है, इस मुल्क में बरवक्त है, इस मुल्क में उधार पैसा है, ये एप्लीकेशन है, यहाँ से वो खुद भी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और हमारे सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो उनसे आगे से दिहाड़ियां लगाते हैं, जिन्होंने पकड़ना है वो मंथलियां लेते हैं। आप लोग मरते रहे, अस्पतालों में पड़े रहें, आप लोग खुदकुशियां करते रहे, आपके बच्चे की यतीम होते रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। काजी भाई, क्लोजिंग मैसेज, कोई पैगाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं आपको, और स्पेशली वो लोग जो विक्टिम है इस चीज़ का? मैं सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि जो लोग जिस मेरी जैसी कंडीशन के अंदर हैं वो बिल्कुल बेफिक्र हो के अपनी फैमिली में फैमिली मेम्बर्स को ये सारी बात बताएं कि किस तरह आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, और इनको लोन बिल्कुल वापस ना करें। ठीक है, जब आप अपनी फैमिली से शेयर कर लेंगे आपके अंदर से डर खौफ खत्म हो जाएगा। इमरान भी कोई पैगाम? मेरा तो आखिरी पैगाम यही है कि इन तमाम एप्लीकेशन से ना, आज गिरफ्तार तो नहीं हो रहे आप? आखिरी पैगाम? हाँ, पता लग गया तो निकले गिरफ्तार हो जो। आखिरी पैगाम मेरा बस यही समझ लें कि भाई कुछ नहीं होता, आपने कुछ 2 नंबर नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया आप। मेरा तमाम दोस्तों को यही पैगाम है कि जो इन लोन एप्लीकेशंस के विक्टिम है ना,
वो अपने अंदर से डर निकाल कर ना इनका जो ना तगड़े तरीके से मुकाबला करें। आपको मैं एक चीज़ देता हूँ ऐसी कि जिसमें आप है कि आपका मोबाइल जो है ना वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत, ठीक बात। आप उसमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया आपके अंदर से डर को बाहर निकाल देता है। आपका सबसे बड़ा डर ये होता है कि आप ये समझते हैं कि आपकी फ़ोटो जो है वो मीडिया में आ जाएगी तो अपने ख़ानदान में मैं बदनाम हो जाऊंगा। जब ये डर आपका निकल जाएगा तो आप खुद अपने आप को एक्सपोज करें और इनको एक्सपोज करें, इनके जो कारनामे हैं वो दुनिया के सामने लाएं, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। अकील भाई कोई पैगाम आखिर में जाते हैं? साकिब भाई, मैं सिर्फ ऑडियंस से ये कहना चाहता हूं कि आपने इनके खिलाफ जो है कंपेन करनी है। कंपेन इस तरह से करेंगे कि आप अपने सेल फोन से मुख्तलिफ चीज़ें, आप एक वॉइस नोट बनाएं इन लोन माफिया के खिलाफ, इन सूदखोरों के खिलाफ, और लोगों को बचने का तरीका बताएं और बताएं कि सिर्फ फ्रॉड है, फ्रॉड के अलावा ये कुछ नहीं है। इसको जितना हो सकता है मजीद शेयर करें। इस तरह के वॉइस नोट तमाम अपने सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं। इसके साथ ये है कि ये लोन एप्लीकेशन भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी भी इनसे जान छूट जाएगी। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, एंड में मेरा पैगाम भी यही है कि बी कॉन्फिडेंट, वेक अप, जागिए। गलती कोताही होती है, गलती, सूद का काम स्ट्रेट वे हराम है हमारे मज़हब के अंदर, लेकिन जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इस मुल्क की, गलती कोताही होगी, आप फंस गए। जो रकम आपने ली हुई थी सूद की मद में या वो एक्सटेंशन मनी की मद में किसी भी तरह से अगर आपने वापस कर दी है तो अपने ज़मीर को मुतमईन कर लीजिए कि जो आपने कर्ज लिया था आपने वापस कर दिया है, उसके बाद आपने जो भी देना है आपने लुटना है और फ्रॉड है। इसमें जिस तरह के काशिफ भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ बैठकर बात कीजिए, उनको बताइए कि यार मेरे भी बुरा वक्त था, मैंने कर्ज ले लिया, मैं फंस गया उसमें, अगर तुम्हें की कॉल वॉल आती है तो अंडरस्टैंड करना कि मैं बुरे वक्त में फंसा था। तगड़े होइए, खड़े होइए और इनको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी कॉल्स इनकी आती हैं रिकॉर्ड करके सर्कुलेट कीजिए, एक दूसरे को बताइए, मोहल्ले में, आगे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, हमें ईमेल्स कीजिए, हमें डेटा दीजिए, हमारे टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता कीजिए। अगर कोई फोटो आती है आपके पास, कोई ऑडियो आती है, कोई धमकी आती है, हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम लोग आप इंशाल्लाह आपके सामने खड़े होंगे और इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। आखिर में फिर आपको जाते हुए बता के जा रहा हूँ, ये लोग कानूनी तौर के ऊपर आपको धमकी देंगे, पासपोर्ट कैंसिल करवा देंगे, नहीं करवा सकते, धमकी देंगे शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवा देंगे, नहीं करवा सकते, धमकी देंगे FIR करवा देंगे, नहीं करवा सकते, धमकी देंगे कोर्ट में केस लेकर जाएंगे, नहीं जा सकते। कोई दुनिया का तरीका नहीं है कि ये आपको किसी भी किस्म की धमकी दें जो ऑपरेशनल हो सके या जिसके ऊपर इंप्लीमेंट के अमल दरामद हो सके। ये सिर्फ खौफ का बिजनेस है, सिर्फ डर का बिजनेस है, ब्लैकमेलिंग का बिजनेस है। इसमें ब्लैकमेल मत होइएगा। अल्लाह ना करे कि हमें मसूद साहब जैसी कोई और स्टोरी सुनने को मिले। अल्लाह करे कि ये तमाम एप्लीकेशंस जो हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं, इनकी अपनी जिंदगियां उस तरह तबाह हो। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।